सो पी एंड सी में आज हमारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले तो मैं एक्सपोनेंट ऑफ अ प्राइम पी इन एन फैक्टोरियल ये आज के लेक्चर में लूँगा और फिर हम परम्यूटेशन टॉपिक देखेंगे, ठीक है ना। परम्यूटेशन का डेफिनेशन, कॉम्बिनेशन का डेफिनेशन, दोनों के फॉर्मूलाज, ये सब चीज़ें आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक्सपोनेंट ऑफ अ प्राइम पी इन एन फैक्टोरियल, इसका पहले क्या एक्चुअल मीनिंग होता है वो समझ के देखेंगे। तो इसके लिए एक मैं एग्जांपल लेता हूँ। सपोज कोई छोटा नंबर ले लिया मैंने 10 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल वी कैन राइट 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके, इसमें से 1 को मैं रब कर देता हूं बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द प्राइम फैक्टर्स, या फिर प्राइम नंबर के एक्सपोनेंट के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। अगर मैं इस 10 को फर्दर रिड्यूस कर दूं प्राइम्स में, तो 2 इंटू 5 दिस इज 2 टाइम 3, दिस इज 3 टाइम 2, 7 खुद एक प्राइम है। दिस कैन बी रिटन एज 2 इंटू 3, 5 2 इंटू 2 या 2 टाइम्स 2 इंटू 3 इंटू 2। यहाँ अब सभी प्राइम्स हैं। इसमें सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2। अब 2 के पावर्स देखो, 1, 4, 5, 7 और 1 8, माने 2 टू द पावर 8। क्लियर। दूसरा 2 से बड़ा लेकिन बाकी प्राइम से छोटा 3 दिख रहा है मुझे। 3 के पावर्स देखो आप, 2, 3, 4, 3 टू द पावर 4। फिर आता है 5, 5, 5 दो जगह आ रहा है तो 5 टू द पावर 2। फिर आ रहा है 7, ओनली 1 टाइम इट इज देयर, दे 7 टू द पावर 1। ये हो गया, मैंने 10 फैक्टोरियल को प्राइम नंबर्स के एक्सपोनेंट की फॉर्म में एक्सप्रेस कर लिया। क्लियर। अब ये सिर्फ 10 फैक्टोरियल था इसीलिए हम प्रैक्टिकली कर पाए। सपोज 100 फैक्टोरियल होता तो ये प्रैक्टिकली करना मुश्किल टास्क है। यहां पहले कुछ ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं। यहां सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, उसका पावर जो है, उसका जो एक्सपोनेंट है वो सबसे बड़ा है। उससे बड़ा 3 था, ठीक है। अब यहां तक देखोगे तो सबसे बड़ा 4 है। फिर उससे बड़ा 2 था तो यहां तक देखोगे तो सबसे बड़ा 2 है। इनके एक्सपोनेंट्स देखोगे तो जैसे जैसे प्राइम नंबर असेंड होता है वैसे वैसे उनके एक्सपोनेंट डिसेंट होते हैं, माने एक्सपोनेंट कम हो रहे हैं। सबसे ज्यादा एक्सपोनेंट किसका होता है? सबसे छोटे प्राइम नंबर का होता है। क्लियर। यहां इसकी सीक्वेंस को समझने के लिए यहां देखो 1 2 3 प्लेसेस, ठीक है ना। फिर से यहाँ पे इसे ये 2 छोड़ दो, 2, फिर 2, फिर 2, ठीक है ना। यहाँ 3 इंटू 3 लिख देता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए, ऐसे क्या समझो, 3 इंटू 3 समझो। तो हर इसमें इसका जो रिपीट होने का जो प्लेस है, सीक्वेंस जो है 2 का, बाद में 3 का देखो, 3 का रिपीट होने का सीक्वेंस अब बड़ा हो रहा है। करेक्ट, माने 2 की स्टेप्स छोटी है, 3 की स्टेप्स बड़ी है, 5 की स्टेप्स उससे बड़ी रहेगी और 7 की स्टेप सबसे बड़ी है, रिपीट होने की स्टेप, ठीक है ना। तो इस सीक्वेंस से ये फैक्टराइजेशन हो रहा है, इसीलिए 2 का माने सबसे छोटे प्राइम नंबर का एक्सपोनेंट सबसे ज्यादा होता है। क्लियर। यहां एक चीज क्लियर हो गई है कि अगर आपके पास में कोई भी नेचुरल नंबर है
जिसे आप जिसका फैक्टोरियल निकाल रहे हो, तो n फैक्टोरियल कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 2 टू द पावर a इंटू 3 टू द पावर b इंटू 5 टू द पावर c इंटू 7 टू द पावर d इंटू सो ऑन। ओके, अब जो आखिरी वाला रहेगा इसमें चेक करो, 10 फैक्टोरियल में आखिरी वाला नंबर क्या है? 7 है। आखिरी वाला प्राइम नंबर 7 है। 7 10 से लेस है। यहां पे जो आखिरी वाला प्राइम रहेगा ना, ये आखिरी वाला प्राइम खुद n हो सकता है, अगर n खुद प्राइम है तो, या फिर n से छोटा हो सकता है। कभी भी n फैक्टोरियल में n से बड़ा प्राइम फैक्टर या n से बड़ा प्राइम नंबर इस फैक्टराइजेशन में कभी भी इंक्लूड नहीं होगा। क्लियर होगी यहां तक की बात? अब हम एक प्रोसेस फॉलो करेंगे, यहां सो ऑन लिख देता हूं। एक प्रोसेस फॉलो करेंगे। सपोज मैंने अभी जो नंबर लिया था 10 फैक्टोरियल, तो 10 ले लेता हूं। मुझे सपोज एक्सपोनेंट निकालना है 2 का, तो इस वे से नहीं निकालना है जिसमें मैंने डायरेक्ट मतलब एक्चुअल लिस्ट किया हूं सभी फैक्टर्स, ऐसे मुझे नहीं करना है। तो एक शॉर्ट ट्रिक सोचते हैं। तो 2 से डिवाइड करते हैं 10 को 5, फिर 5 को अगेन 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 2 जा 4, रिमाइंडर क्या आ रहा है आने दो, उसको कोई लेना देना आपको नहीं है। फिर 2 को 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, आपको क्वोशंट लिखना है, रिमाइंडर नहीं। फिर 2 से डिवाइड करो, तो अब क्वोशंट आएगा 0। ठीक है ना? 2 को 1 से डिवाइड करोगे तो 2 0 जा 0 करना पड़ेगा। तो ये हो गई इतने क्वोशंट। इस 10 को छोड़ के इन सब को आप ऐड कर लो। 5 प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 8। व्हाट इज एक्सपोनेंट ऑफ 2? एक्सपोनेंट ऑफ 2 हियर इट इज 8। सपोज आपको 3 का एक्सपोनेंट निकालना इन 10 फैक्टोरियल, देन राइट हियर 10, हियर 3, 3 3 जा 9, अगेन डिवाइड बाय 3, 3 1 जा 3, अगेन डिवाइड बाय 3, 0। 10 को छोड़ दो, इन दोनों को ऐड करो, 3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4। हियर व्हाट इज एक्सपोनेंट ऑफ 3? 4। तो इस तरीके से आप सबके निकाल सकते हो, जितने भी उसमें प्राइम या जो भी प्राइम आपको पूछा है उसके निकाल सकते हो। क्लियर? अब यहां इस प्रोसेस में एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं? 10 को मैंने पहले 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड करने के बाद में मैं क्या लिख रहा हूं? सिर्फ क्वोशंट, माने मैं इंटीग्रल वैल्यू लिख रहा हूं, या ऐसे भी बोल सकते ना ग्रेटेस्ट इंटीजर लिख रहा हूं। रिपीट कर रहा हूं मैं, पहले इंटीग्रल वैल्यू बोला, 10 को 2 से डिवाइड कर दिया, या फिर ये यहां पे समझेगा आपको ठीक से, यहां 10 को 2 से डिवाइड करने के बाद में एक्चुअल पूरा डिवाइड हो रहा है, इसीलिए बोल रहा हूं। यहां 10 को अगर 3 से डिवाइड कर लिया तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 3। करेक्ट? माने हम सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू ले रहे हैं, और कौन सी इंटीग्रल वैल्यू ले रहे हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू। क्लियर? अब इस प्रोसेस में ठीक से अगर देखोगे आप, 10 को पहले 2 से डिवाइड किया, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल लो, प्लस अब 5 को 2 से डिवाइड करने की बजाय 10 को फिर से अब किससे डिवाइड करो? 4 से, माने 2 बार 2 ले लिया, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल लो। फिर 10 को डिवाइड करो 3 2 से, यहां मैं 2 स्क्वायर लिख देता हूं, 2 का क्यूब, और फिर 10 को डिवाइड किससे करो? 2 टू द पावर 4, बराबर है ना? यहां पे स्टॉप करना पड़ेगा, यहां 1 आ रहा था ना, यहां पे स्टॉप करना पड़ेगा। चलो लिख लेता हूं मैं 10 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 4।
ये लिख लिया मैंने जानबूझ के, इसके आगे भी लिख सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं, जितना लिखना हो लिख सकते हो। ग्रेटेस्ट इंटीजर बॉक्स दे चुके हैं हम, तो अब हमें कोई कुछ नहीं बोल सकता, सबके आंसर 0 ही आने वाले हैं उधर, है ना। 10 डिवाइडेड बाय 16 हो जाएगा ये, तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, माने इसके आगे अगर मैं लेके जाऊंगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 ही आने वाला है। यहां 5, यहां 10 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो 4 2 जा 8, 2 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर, तो 2। 10 को अगर 8 से डिवाइड करूंगा तो 8 1 जा 8, 1 पॉइंट समथिंग, आंसर इज कमिंग 1। और इसके आगे के लिए क्या आएगा, 0 0 ही आने वाला है। 5 + 2 7 + 1 8, 7 + 1 8, तो 2 to the power 8, तो एक्सपोनेंट ऑफ 2 वाज 8। समझ में आया? ये इसको, इस पैटर्न को प्रॉपरली ऑब्जर्व करके ये ट्रिक बनाया गया है, ओके। और इस ट्रिक में जब हम बार बार जो क्वोशंट आता था उसी को डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या किया फिर 2 के पावर से ही, वेराइड पावर से ही n को डिवाइड किया और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालते गए। क्लियर? अब इस n को डिवाइड आप कब तक कर सकते हो, जब तक ये 2 to the power जो भी आप नंबर ले रहे हो ये 10 या 10 से लेस ना रहे, ठीक है ना। 10 से अगर ग्रेटर है तो आप अपना डिवीजन स्टॉप कर दोगे, तो ये वाला नहीं लिखा तो भी चलेगा, ये वाला या इसके आगे वाले नहीं लिखे तो भी चलेगा, ठीक है। 3 का ट्राई करके देखते हैं। यहां 10 डिवाइडेड बाय 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 10 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब 10 डिवाइडेड बाय 3 क्यूब नहीं लिख सकता हूं मैं, वो 10 से बड़ा जा रहा है डिनोमिनेटर, तो अब यहीं पे मुझे क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू स्टॉप देयर। देन यहां 10 डिवाइडेड बाय 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा 3, 10 डिवाइडेड बाय 9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा 1, क्योंकि 1 पॉइंट समथिंग बन जाएगा वो। 3 + 1 4, देखो 3 का एक्सपोनेंट क्या है, 4 है। क्लियर? तो यहां क्या बन रहा है फॉर्मूला, ये सब अब रफ मैटर हो गया हमारा। एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम p इन n फैक्टोरियल, एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम p, एक्सपोनेंट ऑफ अ प्राइम p in n factorial. Symbolically, this is written as e p in n factorial. Symbolically, it is written as e p in n factorial, and that is equals to greatest integer of n divided by p plus greatest integer of n divided by p to the power 2, ये 1 हो गया, ठीक है, प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n डिवाइडेड बाय p टू द पावर 3 प्लस सो ऑन, प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n डिवाइडेड बाय p टू द पावर, सपोज दिस इज s, ओके। एंड व्हाट इज p टू द पावर s? p टू द पावर s ये क्या होना चाहिए, वेयर p to the power s is less than or is equals to n is less than p to the power s plus, एक तो n जितना होगा या n से छोटा होगा, और n किससे छोटा होगा, p to the power s plus 1, माने एक भी बढ़ा दूं मैं, है ना, जैसे जब भी 2 to the power 3 तक पहुंच रहा हूं मैं, लेकिन 2 to the power 4 कर दिया तो n से बड़ा हो रहा है, 16 हो रहा था और हमारा n 10 था, करेक्ट। तो वो नंबर सेम आ सकता है या फिर उससे छोटा p टू द पावर s, जो आखिरी वाला लिखा हो, लेकिन ऑलवेज p टू द पावर s प्लस 1 से n क्या है, छोटा है। तो दिस इज द नोटेशन, या फॉर्मूला भी बोल सकते हो इसे, एक्सपोनेंट ऑफ अ प्राइम p इन
n फैक्टोरियल। लिख लो पहले इतना, आप कुछ इसके न्यूमेरिकल्स देखते हुए और इसमें डिटेल में जाएंगे। के न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करते हैं। सपोज फर्स्ट न्यूमेरिकल इज टेकन, फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 3, फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन 100 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ट्रिक से हम इसे कैसे कर सकते हैं, यहां लिख लेंगे 100, इसे 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 33 बनेगा ना, ओके। तो हाँ, फिर 3 से, तो फिर क्या बनेगा 11, फिर 3 से तो क्या आएगा 3 जा, फिर 3 से 1, फिर 3 से 0। क्लियर। इन सभी को अगर मैं ऐड कर दूं तो 33 प्लस 11 प्लस 3 प्लस 1 दैट इज 33118 48। तो एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन 100 फैक्टोरियल क्या होना चाहिए 48, माने 3 का पावर रहेगा 48। ये विथ ट्रिक। अब बाय मेथड हम करते हैं, एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन 100 फैक्टोरियल इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 100 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 100 डिवाइडेड बाय 3 क्यूब प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 100 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 4। लिखूं 5? नहीं लिख सकता हूं, समझ में आया ना। तो 3 टू द पावर 5 अगर लिख दिया तो वो 3 टू द पावर 5 इस 100 से बड़ा हो जाएगा। मैंने क्या कहा था, p टू द पावर s, ये एक तो उस n के जितना होना चाहिए या n से लेस होना चाहिए, और p टू द पावर s प्लस 1 करोगे तो वो n से बड़ा हो जाएगा। यहां p टू द पावर 5 कर दूंगा तो वो 100 से भी बड़ा हो जाएगा। तो यहां 33 बनेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर, यहां 9 से डिवाइड करो 100 को तो क्या आएगा, ठीक है 11 आएगा, वही आने वाले हैं सब। ठीक है, यहां क्या आएगा 3, करेक्ट, और यहां 1। जो वो पैटर्न है वो यहाँ पे हमें मिल रहा है, उस पैटर्न से ही ये ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला फॉर्मेट हमने बनाया था। तो फिर क्या हो रहा है यहाँ पे 33 प्लस 11 प्लस 3 प्लस 1 वहाँ हमने कैलकुलेट करके रखा है। तो एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन 100 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 48। ठीक है, अब सपोज आपको पूछ लिया सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 7 ले लेते हैं इन 100 फैक्टोरियल। चलो कैलकुलेट करो फटाफट दोनों मेथड से और बताओ मुझे डायरेक्टली आंसर। मैं आपका आंसर निकलने तक यहाँ पे एक्सपोनेंट ऑफ 7 इन 100 फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या आ रहा है 6। चलो लिख लेते हैं आपने जो निकाला है, अब चेक कर लेते हैं। तो यहां मुझे क्या करना पड़ेगा 100 7 से डिवाइड करूंगा तो यहां 7 1 जा 7 7 4 जा है ना 28। फिर 7 से डिवाइड करूंगा तो यहां आ गया 2, फिर 7 से डिवाइड करूंगा तो यहां आ गया 0। इन दोनों का सम 14 प्लस 2 इज इक्वल टू 16। तो एक्सपोनेंट ऑफ 7 इन 100 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 16। अब छोटी सी चीज इसमें और कर लेते हैं। आपको पूछ लिया इसी क्वेश्चन में कि तीसरा क्वेश्चन बना लेते हैं, फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 15 इन 100 फैक्टोरियल। अब बच्चों ध्यान रहे, अब वो पैटर्न नहीं करने का।
अब 100 डिवाइडेड बाय 15, 100 डिवाइडेड बाय 15 स्क्वायर वगैरह वगैरह आप ऐसे नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो पैटर्न में P क्या था? प्राइम था। यहां 15 प्राइम है क्या? नहीं। तो यहां पहले हमें 15 को उसके प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो एड्स 15 इज इक्वल टू क्या होता है? 3 इंटू 5। तो हम पहले निकालेंगे एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन 100 फैक्टोरियल, जो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। क्या है? 48। चलो आप तब तक निकालो एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन 100 फैक्टोरियल। क्या होना चाहिए? मैं इधर अपना निकालता हूं, आप अपना निकालो। 100, यहां आएगा 5, यहां आएगा 20, फिर 5, फिर आएगा 4, फिर 5, यहां आ गया 0। ठीक है, द सम इज 24। तो एक्सपोनेंट ऑफ 5 24 आया। अब आपको अगर पूछ लिया जाए कि एक्सपोनेंट ऑफ 15 क्या रहेगा, जो छोटा दोनों में से जो छोटा रहेगा वही ना। एक शादी के मंडप में 10 दूल्हे हैं और 5 दुल्हन है, तो कितनी शादी होगी? क्लियर? यहां 48 3 है और यहां 24 5 है, तो कितने 15 बनेंगे? जितने कम है उतने ही 15 बन पाएंगे ना, बाकी के तो बचे, शादी नहीं होगी उनकी। ठीक है, वो बच गए। तो यहां पे एक्सपोनेंट ऑफ 15 इन 100 फैक्टोरियल इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन 100 फैक्टोरियल कॉमा एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन 100 फैक्टोरियल, और दोनों में मिनिमम है 24। क्लियर हो गया? लिखो फटाफट। है क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ जीरोज, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, फाइंड the number of zeros at the end of 100 फैक्टोरियल। माने सपोज मैंने 100 फैक्टोरियल सॉल्व कर लिया, तो जो बड़ा नंबर बनेगा एक, उसके एंड में कितने जीरोज रहेंगे ये आपको निकालना है। ठीक है, तो जीरोज आने के लिए कौन से दो प्राइम रिस्पॉन्सिबल होते हैं? 2 और 5। किसी नंबर के एंड में 0 कब आता है? जब उसके उस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 है, तो ही 0 आएगा एंड में। 10 2 इंटू 5 100, ठीक है ना, 2 और 5 उसके फैक्टर में आती ही है, वही रिस्पॉन्सिबल है कि 0 एंड में आना। तो हम यहां देखेंगे कि 2 के एक्सपोनेंट क्या है और 5 का एक्सपोनेंट क्या है। तो यहां एक लॉजिक आप ऐसे भी लगा सकते हो। अभी ये तो मैं पूरा समझाने के लिए पूरा सॉल्व कर रहा हूं, आपको मैंने जब भी एक्सप्लेन करते समय बताया कि 2 ज्यादा टाइम रहेगा, छोटा प्राइम है, 5 कम टाइम रहेगा, बड़ा प्राइम है, तो 2 के निकालो ही मत। किसके निकालो? 5 के, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया, क्या एग्जांपल दिया था, 10 दुल्हन है और 10 दूल्हे थे शायद, हाँ 10 दूल्हे और 5 दुल्हन है, तो शादी कितनी होंगी? 5 होगी, एक पे एक फ्री तो नहीं रहेगा। तो इस तरीके से आपको मैनेजमेंट करना है। तो जो कम है वही निकाल लो और फट से आंसर दे दो। लेकिन यहां हम पूरा समझने वाले हैं वो क्या है, तो इसलिए हम पूरा डिटेल में उसको सॉल्व करेंगे। तो पहली चीज 2 एंड 5 दिस 2 आर रिस्पॉन्सिबल। तो एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 100 फैक्टोरियल क्या निकाले थे हमने जब भी? 48। अब निकालने का प्रोसेस आपको पता है। दूसरा एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन 100 फैक्टोरियल,
24 निकाले थे ना। ओके, अब यहां पे क्या एक्सपोनेंट ऑफ 5 क्या निकाले थे? ये 3 का है, मैं 2 का पूछा था आपको। 97। ओके, गलत मत बताते जाओ, मैं तो शादी ही नहीं होने दूंगा। हाँ, तो एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 100 फैक्टोरियल वी वेयर हैविंग 97, एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन 100 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, ये करेक्ट बताया ना, 24। अब 100 फैक्टोरियल को देखो, कैन बी रिटर्न एज 2 टू द पावर 97 इंटू 3 टू द पावर a, पता नहीं है, निकालने की जरूरत भी नहीं है, इंटू 5 टू द पावर 24 पता है, इंटू 7 टू द पावर b इंटू सो ऑन। करेक्ट। अब यहां पे 2 इंटू 24 इंटू 5 इंटू 24, इन दोनों को क्लब कर दूं तो इसमें से कितने 2 बचेंगे? 97 में से 24 गए तो क्या बचेगा? 73। और फिर 3 टू द पावर a, 7 टू द पावर b, सो ऑन। रिस्पॉन्सिबल ये है दोनों, ठीक है। माने 2 इंटू 5 टू द पावर 24, दैट इज 10 टू द पावर 24 इंटू ऑल दिस। कितने जीरोस रहेंगे? 24 जीरोस। तो ये बाय प्रोसेस मैंने बताया। सो यहां फिर 100 फैक्टोरियल में जीरोस कितने आएंगे? 24, बिकॉज हियर 10 टू द पावर 24, और बाकी के जो प्राइम फैक्टर्स है वो कोई प्राइम फैक्टर जीरो आंसर लाने में, एंड में जीरो आंसर लाने में रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जो रिस्पॉन्सिबल है दोनों हमने ले लिए, ठीक है। तो यहां आंसर क्या बनेगा? द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ 100 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 24। एक क्वेश्चन और लेते हैं। फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 12 इन 100 फैक्टोरियल। फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 12 इन 100 फैक्टोरियल। अब 12 फिर से प्राइम नहीं है, तो 12 को पहले प्राइम में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो एज 12 इज इक्वल टू 3 इंटू 4 इंटू 3, या 2 का स्क्वायर इंटू 3। अब ध्यान रहे 4 इंटू 3 देखोगे तो फिर से 4 प्राइम नहीं है। हमें जो भी हमने फॉर्मेट पढ़ा है एक्सपोनेंट निकालने का, वो प्राइम के लिए पढ़ा है सिर्फ। ओके, तो इसीलिए इसको मैं ऐसे एक्सप्रेस कर रहा हूं 2 स्क्वायर इंटू 3। अब एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 100 फैक्टोरियल क्या था? 97 था ना। एंड एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन 100 फैक्टोरियल क्या था? 48। ओके, अब यहां पे एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 100 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 97 आया। तो दिस विल इंप्लाई, सपोज मैं थोड़ी देर के लिए एक्सपोनेंट ऑफ 2 स्क्वायर इन 100 फैक्टोरियल, तो ये 2 से डिविजिबल है क्या? नहीं। एक 2 निकाल लो बाहर, क्या बचा? 96। ओके, 96 का हाफ करो, 48, ठीक है। तो एक्सपोनेंट ऑफ 2 स्क्वायर इन 100 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 48 बन जाएगा। अब दोनों 48 ही है, दोनों 48 नहीं होते तो मैं कौन सा आंसर सिलेक्ट करता? छोटा या बड़ा? छोटा वाला। समझ में आया ना? यहां दोनों 48 है, देन एक्सपोनेंट इज 48, ठीक है। एक्सपोनेंट इज 48। ओके, हो गया एक्सपोनेंट के बारे में। छोटा सा टॉपिक है, कुछ रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखे, आप भी कुछ घर को न्यूमेरिकल्स देख के सॉल्व करो जहां से भी मिलते हो। अब यहां हम कॉन्सेप्ट चालू करते हैं
परम्यूटेशन। ठीक है, परम्यूटेशन मैं इसके पहले भी आपको एक्सप्लेन किया हूं कि ये टू वे प्रोसेस है। टू वे प्रोसेस है माने परम्यूटेशन माने अरेंजमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है। तो उसमें पहले अगर आपके पास में n ऑब्जेक्ट गिवन है, n में से r ऑब्जेक्ट्स का अगर आपको अरेंजमेंट करना है तो पहले उन r ऑब्जेक्ट को n ऑब्जेक्ट्स में से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, और सिलेक्ट करने के बाद में फिर अरेंज करना पड़ेगा। तो सिलेक्शन को आप क्या कहते हो? कॉम्बिनेशन कहते हो। ठीक है, सिलेक्शन विथ अरेंजमेंट को कहते हो परम्यूट करना, माने परम्यूटेशन कहते हो। तो ये टू वे प्रोसेस है। अब हमने कॉम्बिनेशन तो अभी तक पढ़ा नहीं, डायरेक्टली हम कहां से चालू कर रहे हैं? परम्यूटेशन से चालू कर रहे हैं। तो हम कॉम्बिनेशन को थोड़ी देर के लिए हटा के इसको सोचते हैं, माने इसको एज अ वन वे प्रोसेस सोच के देखते हैं और फिर इसके फॉर्मूलाज वगैरह और डेफिनेशन समझते हैं। ठीक है, अब परम्यूट करना, सपोज आपके पास में तीन ऑब्जेक्ट्स हैं ए बी सी, इनमें के दो आपको परम्यूट करने के हैं। दो ऑब्जेक्ट क्या करना है? परम्यूट। परम्यूट करते समय ध्यान रहे ऑर्डर ऑफ ऑकरिंग इज इंपॉर्टेंट। मतलब ए बी इज एंड बी ए आर टू डिसिमिलर ऑर्डर्स। ए बी और बी ए सेम नहीं है। यहां पे ए बी को आप वन टाइम काउंट करोगे, बी ए को भी काउंट करोगे, क्योंकि यहां पे परम्यूट कर रहे हो माने अरेंज कर रहे हो, तो ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। आप ए बी रख रहे हो या बी ए रख रहे हो, तो ए बी भी काउंट करना है आपको और बी ए भी काउंट करना है। तो इन परम्यूटेशन ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। अब यहां पे कोई भी दो मुझे सिलेक्ट करने के हैं, सपोज सिलेक्ट करने के हैं, तो मैं ए बी या ए सी या बी सी, और कोई सिलेक्शन दिख रहा है? नहीं। लेकिन परम्यूट करने के कितने वेज हैं? ए बी कैन बी रिटन एज बी ए सी कैन बी रिटन एज सी ए, बी सी कैन बी रिटन एज सी बी। तो इन तीन ऑब्जेक्ट्स में से कोई भी दो सिलेक्ट करके उनको परम्यूट या अरेंज करने के कितने वेज हो गए? 6 वे, 6 वेज। यहां टोटल कितने वेज है? 6 पॉसिबल वेज ऑफ परम्यूटेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द गिवन 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। यहां ध्यान रहे ऑब्जेक्ट सभी डिफरेंट है, जो भी कुछ हम पढ़ रहे हैं सब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे पढ़ रहे हैं। ये क्या है? ये था ओनली सिलेक्शन। माने यहां अगर थोड़ी देर के लिए हम कॉम्बिनेशन को याद कर ले, तो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 आउट ऑफ 3 कितने वे से हो रहा है? 3 वे से हो रहा है। और ये कितने वे से हो रहा है? 6 वे से हो रहा है। अब यहां पे हमें कॉम्बिनेशन का हेल्प नहीं लेना है। ठीक है, तो सपोज मेरे पास में 5 गिवन ऑब्जेक्ट है, उसमें से मुझे 3 परम्यूट करना है, तो उसको मैं मैथमेटिकली कैसे लिख सकता हूं? 5p3। ओके, तो इसके लिए टू वे प्रोसेस के हिसाब से नहीं सोचना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा? यहां पे 3 बॉक्स बना लेता हूं। ध्यान देना ठीक से, 3 बॉक्स बना लेता हूं। अब पूरे के पूरे 5 एलिमेंट लेके आता हूं मैं, क्योंकि मैंने तो सिलेक्शन किया ही नहीं है। अब मुझे पूरा का पूरा 5 का गट्ठा लेके आना पड़ेगा पहले बॉक्स के पास। तो पहले बॉक्स में एलिमेंट जाने के कितने वेज है? 5 वेज। ठीक है, ये हो गया मेरा जॉब नंबर 1। फिर माने प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग फॉर मल्टीप्लीकेशन, फिर वर्ड आ रहा है, 1 आफ्टर अनदर जॉब मैं कर रहा हूं। ठीक है, दूसरा बॉक्स में डालने के लिए फिर मेरे पास कितने बचे? 4। ये हो गया जॉब J2। और तीसरे बॉक्स में डालने के लिए मेरे पास कितने बचे? 3। ध्यान रहे 3 बचे, तो 3 नहीं डाल रहा हूं मैं, डाल एक ही रहा हूं,
लेकिन ये 5 वे से जा सकता है। ए बी सी डी ई, ये 5 ऑब्जेक्ट होंगे तो इसमें ए भी जा सकता है, बी भी, या सी भी, या डी भी, या ई भी। 5 में से जो चले गया वो गया, बचे कितने? इसमें से वो बचे हुए 4 में से मैं डाल सकता हूं, वो गया, फिर अब बचे हुए मेरे पास 2 है, वो सिलेक्ट ही नहीं हुए। बिना सिलेक्शन किए सिलेक्शन भी हो गया और उसका अरेंजमेंट भी हो गया। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा हम जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं। यहां तक समझ गया? माने इसका आंसर क्या आएगा? 5 इंटू 4 इंटू 3, जो भी होगा, ठीक है ना, 60। माने 60 वे से कर सकते हो आप। अगर अब मैं यहां पे ऐसे कुछ लिख लूं, कैसे कि मेरे पास n गिवन ऑब्जेक्ट है, उसमें से r सिलेक्ट करके, सॉरी r ऑब्जेक्ट मुझे परम्यूट करना है, तो वो कितनी वे से होगा? ओके, तो यहां देखते हैं। अब क्या कर लेते हैं हम? 1 2 3 4 सो ऑन r। जितने ऑब्जेक्ट अरेंज करने के उतने वैकेंट प्लेसेस मैंने उन ऑब्जेक्ट की सीट्स बना लिया। यह है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और यह है आर्थ। अब यहां आऊंगा मैं तो पहला प्लेस फिल करने के लिए मेरे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, तो दिस कैन बी फिल्ड इन n वेज। हो गया मेरा पहला जॉब कंप्लीट। अब इसमें 1 डाल दिया, बचे मेरे पास कितने? दूसरा फिलअप करूंगा मैं n-1 से, फिर तीसरा n-2 वे से, फिर चौथा n-3 वे से। अब मुझे बताओ, ऐसे ही कंटिन्यूएशन में मैं करते जाऊंगा, ये वाला मैं कितनी वे से भरूंगा? ये भरूंगा कितनी वे से? तो उसके लिए देखो, इसके पहले का बॉक्स, ये बॉक्स कौन सा था? r-1th बॉक्स था। इसको जब मैंने भर दिया तो मैंने कितने टोटल बॉक्सेस भर दिया? r-1, और हर बॉक्स में एक एलिमेंट डाला हूं। मेरे पास टोटल एलिमेंट कितने थे? n माइनस इतने बचे। अब मेरे पास यहां पहला डाला तो n-1 बचे, यहां दूसरा डाला तो n-2 बचे, यहां तीसरा डाला तो n-3 बचे। ऐसे ही कंटिन्यूएशन में गए तो यहां तक आते समय ये r-1th बॉक्स है, माने मैंने इसमें r-1 एलिमेंट अभी तक मैंने एग्जॉस्ट कर लिए हैं। अब मेरे पास बचे हुए एलिमेंट कितने? तो टोटल n थे, n में से r-1 एलिमेंट गए, तो मेरे पास बचे हुए एलिमेंट कितने हैं? बचे कितने? n-r+1। उतने ही वे से ये आखिरी वाला भरेगा, तो ये भरेगा n-r+1 वे से। समझ में आई ना बात? यस और नो? ठीक है ना? ये डब्बे पूरे गिन लो, कितने हैं यहां तक? r-1 बॉक्सेस है, एलिमेंट कितने थे? n। हर बॉक्स में एक एक चले गया, माने कितने एलिमेंट गए मेरे हाथ से? n-r, ब्रैकेट में सोचो तो इतने एलिमेंट चले गए मेरे हाथ से, माने इतने चले गए, n-r+1 एलिमेंट बचे हैं, सॉरी चले नहीं गए, बचे हैं, r-1 चले गए r-1 बॉक्स तक। अब बचे कितने हैं? n-r-1। उतनी वे से ये भरेगा, करेक्ट? अब यहां फिर परम्यूटेशन क्या हो गया? इन r ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n, तो इसे लिखना पड़ेगा n इंटू n-1 इंटू n-2। ये अब मिटा देता हूं,
n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 सो ऑन इंटू n माइनस r प्लस 1। यही तो हमने प्रैक्टिकल तरीके से किया था। फिर से रिपीट करता हूं, प्रैक्टिकल तरीके से सपोज 8p3 करना है, तो मैं पहला, दूसरा, तीसरा, पहले में 8 वे से जा सकता है, दूसरे में 7 वे से, तीसरे में आखिरी जो भर रहा है बॉक्स वो कितने वे से भर रहा है, जितने बचे हैं उतने वे से। और हमारे पास बचे कितने थे, n माइनस आर प्लस 1, इतने ही एलिमेंट बचे थे, तो उतने ही वे से वो बॉक्स हम भर सकते हैं किसी एक एलिमेंट से। क्लियर। अब यहां पे इस सिलसिले को अगर मैं आगे चलाऊं, इसे तो कुछ नहीं बोल सकता हूं मैं, लेकिन यह आंसर दे देगा आपको, ठीक है, यह आंसर दे देगा, लेकिन ये भी आंसर कैलकुलेट करना टेडियस टास्क है। तो फिर इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, तो n माइनस 1, n माइनस 2 सो ऑन n माइनस r प्लस 1, यहां पे एक से और छोटा कर दो तो क्या आएगा, n माइनस r, फिर से एक से और छोटा कर दो तो क्या आएगा, n माइनस r माइनस 1। एक से छोटा करते करते आप कभी 3 आ जाएगा, कभी 2 आ जाएगा, कभी 1 आ जाएगा। ये मेरे पास था का नहीं, मेरे पास तो इतनी ही थे। फिर मैंने क्या किया, यहां से यहां तक के नंबर से मल्टीप्लाइड किया, तो एट ए टाइम मैं क्या करूंगा, मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि मैथमेटिकली वो दोनों इक्वल होने चाहिए ऐसे। अब ये कौन है न्यूमरेटर, n फैक्टोरियल। व्हाट इज न्यूमरेटर, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, ऐसे करते करते 3 to 1 तक पहुंच रहा है। दिस इज n फैक्टोरियल। एंड व्हाट इज दिस, कौन पहुंच रहा है, पहले n माइनस r था, अब उससे 1 लेस है, फिर उससे 1 लेस है, ऐसे करते करते वो 3 to कौन पहुंच रहा है, n माइनस r। दिस इज आंसर ऑफ, एंड दिस इज फॉर्मूला ऑफ NPR. So NPR is equals to n factorial divided by n minus r factorial. Making use of this, easily आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना। जब भी हमारा क्या था, 5p3 था, प्रैक्टिकल वे से हमने किए। अब इससे करके देखेंगे तो क्या आएगा, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 5 माइनस 3, ठीक है। 5 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 इंटू 3, 2 फैक्टोरियल कैंसल। यही तो किए थे ना हमने प्रैक्टिकल वे से, पहला 5 वे से भरा था, दूसरा 4 वे से भरा था, और तीसरा 3 वे से। 3 ही थे हमारे पास में, आंसर हमारा 60 आ रहा था। क्लियर। नेक्स्ट हमने लिए थे 8p3 लिए थे शायद, देन दिस डायरेक्टली 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, ठीक है ना, 8 माइनस 3, 5 फैक्टोरियल, देन 8 इंटू 7 इंटू, यही तो हमने प्रैक्टिकल वे से निकाला था, पहले 8 वे से, फिर 7 वे से, फिर 6 वे से। क्लियर। तो इस तरीके से हमारा ये बन गया फॉर्मूला NPR का। अब यहां पे सपोज मेरे पास n टोटल डिफरेंट ऑब्जेक्ट है एंड आई वांट टू परम्यूट ऑल n ऑब्जेक्ट्स, पूरे के पूरे मुझे n परम्यूट करना है। तो बॉक्सेस में अगर मैं बॉक्सेस ड्रॉ करूंगा तो कितने बॉक्सेस बनाऊंगा, n। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, nth। पहला प्लेस भरने के लिए मेरे पास n टोटल वेज है, दूसरा n माइनस 1, तीसरा ऐसा सो ऑन, 1 वे।
क्योंकि एक कम होते आ रहा है, आखिरी में एक ही बचेगा क्योंकि पूरे बॉक्सेस कितने हैं, n है, ठीक है। तो इसके पहले आएगा 2, इसके पहले आएगा 3, तो n से लेके माने npn एक्चुअली क्या बन रहा है, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू सो ऑन 3 to 1 हो रहा है, माने npn क्या होता है हमेशा, n फैक्टोरियल होता है। n ऑब्जेक्ट्स में से n ऑब्जेक्ट्स परम्यूट करने के कितने वेज होते हैं, n फैक्टोरियल वेज होते हैं। कितने वेज, n फैक्टोरियल वेज होते हैं। अगर मैं इसको अब फॉर्मूला से करूं तो npn कैन बी रिटन एज n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस n फैक्टोरियल। अब npn तो हमने प्रैक्टिकल वे से निकाला है, माने डेफिनेशन यूज करके निकाला है, एंड दैट आंसर वी हैविंग n फैक्टोरियल। सो यहां अगर मैंने वो आंसर n फैक्टोरियल प्लेस कर दिया तो यहां n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय देन 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय इट्स y 0 फैक्टोरियल इज कमिंग ऑलवेज। ये 0 फैक्टोरियल अगर 1 नहीं है तो ये ट्रू नहीं है, जो कि बाय द डेफिनेशन ट्रू है। समझ में आई बात। ये अगर npn इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ट्रू नहीं है तो 0 फैक्टोरियल भी फिर ट्रू, 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 होता है, ये भी फिर ट्रू नहीं है। तो इसकी वजह से 0 फैक्टोरियल को क्या होना पड़ रहा है, कंसीडर होना पड़ रहा है 1। 1 फैक्टोरियल इज ऑल्सो 1 एंड 0 फैक्टोरियल इज ऑल्सो 1। क्लियर हो गई बात, लिख लो। तो ये तो हो गया परम्यूटेशन का डेफिनेशन, फॉर्मूला, प्रैक्टिकल मीनिंग वगैरह सब हमने देख लिया। यहाँ एक चीज परम्यूटेशन में आपको ध्यान में ऑलवेज रखने की है, ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक कॉन्सेप्ट हम फिर से यहां डिस्कस कर रहे हैं, पहले उसकी नीड देखते हैं। NPR में आपको सबसे पहला नीड दिख रहा है n में से r ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना, सिलेक्शन, ठीक है। और फिर उतने सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को आप कितनी वे से अरेंज कर सकते हो, r फैक्टोरियल वे से। r ऑब्जेक्ट को जब सिलेक्ट करोगे, बात को प्रॉपरली समझो, r ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे तो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट अब आपके पास पूरे r है और अरेंज भी कितना करना है, r। तो आप r से लेके 1 तक जाओगे, r वे, r माइनस 1 वे, r माइनस 2 वे, फिर आखिरी का 1 वे, ऐसे ही जाओगे ना, तो फिर r फैक्टोरियल ही बनेंगे। तो यहां NPR एक्चुअली क्या है, सिलेक्शन ऑफ r ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम n गिवन ऑब्जेक्ट्स। यहां मैं सिर्फ सिलेक्शन लिखा हूं, एंड देन फिर आफ्टर दैट कंप्लीटिंग दिस फर्स्ट जॉब, ये सेकंड जॉब कर रहे हैं। तो बाय प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग फॉर मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाइड बाय r फैक्टोरियल, क्योंकि r ऑब्जेक्ट्स को आप r फैक्टोरियल वे से ही अरेंज कर सकते हो, करेक्ट। अब देन NPR डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल मस्ट इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेज ऑफ, number of ways of selection, number of ways of selection। माने मैथमेटिशियन को यहां कौन से कॉन्सेप्ट की नीड आ गई, अब हाउ टू फाइंड आउट नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ r ऑब्जेक्ट फ्रॉम n गिवन ऑब्जेक्ट। उसको मैथमेटिशियंस ने रिप्रेजेंट किया NCR से। NPR का फॉर्मूला आपको पता है क्या है, या फिर ये r फैक्टोरियल अभी मैं इधर ही रहने देता हूं, NPR यहां r फैक्टोरियल एज इट इज रहने दो, दिस इज r फैक्टोरियल NPR, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। ये r फैक्टोरियल इधर डिवीजन में आ जाएगा, तो फिर मुझे क्या मिल जाएगा, दिस विल इंप्लाई NCR इज इक्वल्स टू
n factorial divided by r factorial into n minus r. This is formula for the selection of r objects from n given object. सिलेक्शन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, करेक्ट। अब हमने NPN क्या निकाले थे, n फैक्टोरियल, तो NC1 क्या आना चाहिए, सॉरी NCN। अब पूरे में से पूरे सिलेक्ट कर रहे हो आप, ठीक है। लड्डू, जलेबी, पेड़ा, बर्फी, आपको बोला चारों में से क्या खाएगा, तो आपने बोला चारों खा लूंगा। कितने वे से सिलेक्ट करोगे आप, एक ही थाली में चारों ले लोगे। ऑर्डर तो जरूरी नहीं है ना यहाँ पे, पहला क्या खाओगे, लड्डू खाओगे कि पेड़ा खाओगे कि बर्फी खाओगे, ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, करेक्ट। चारों के चारों आपने सिलेक्ट कर लिए, चारों आइटम्स वन वे से, तो NCN इज इक्वल्स टू 1। अरेंजमेंट n फैक्टोरियल से हो रहा है ना, परम्यूटेशन, और कॉम्बिनेशन या फिर सिलेक्शन वन वे से हो रहा है। तो NCN इज इक्वल्स टू 1, NPN इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल। क्लियर, लिख लो इसमें जो भी लिखना है, और कुछ डिटेल में जाते हैं इसके हम। इसका क्या कहते हैं, पूरा निचोड़ देखते हैं कि ये सब क्या चीजें हैं। एक इसके लिए मैं आपसे एग्जाम्पल डिस्कस करना चाहूंगा। एक टाइल्स की दुकान है जिसमें एक डिस्प्ले लगा हुआ है, ठीक है ना, शोकेस में एक डिस्प्ले लगा हुआ है टू शो द टाइल्स टू द कस्टमर। अब गोडाउन में टाइल्स लगभग 15 प्रकार के कलर्स की टाइल्स है, 15 अलग अलग प्रकार की टाइल्स है, 15, और डिस्प्ले में लेकिन 3 टाइल्स लगाने की जगह है। डिस्प्ले में 3 टाइल्स लगाने की जगह है। अब वो 15 टाइल्स में से 3 टाइल्स डिस्प्ले में अरेंज करके कितने डिफरेंट वे से ये अरेंज हो सकता है, माने कितने दिनों तक वो 15 टाइल्स, 15 डिफरेंट कलर्स की या 15 डिफरेंट टाइल्स पुर सकती है, कितने दिनों तक, ये क्या काउंट करना है हमें। समझ में आ रही ना बात। तो 15 टोटल डिफरेंट टाइल्स है और डिस्प्ले में 3 है। तो वो वर्कर क्या करेगा, पहले तो 15 टाइल्स में से टाइल्स के पास पहुंचेगा, 15 डिफरेंट कलर्स के टाइल्स के पास में पहुंचेगा, उसमें से सोचेगा कि कौन से 3 निकालूं मैं। व्हाट विल बी द क्वेश्चन, विच 3 आई हैव टू सिलेक्ट। मतलब पहले उसे सोचना पड़ेगा कि सिलेक्शन के कितने वेज है, कितने वे से मैं सिलेक्ट कर सकता हूं, ये सिलेक्शन हो सकता है। तो वो कॉन्सेप्ट यूज करेगा 15C3 का, दैट इज 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 12 फैक्टोरियल, 15 माइनस 3, देन 15 इंटू 14 इंटू 13 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 5 जा 2, 7 जा 35 इंटू 13। ओके, इतने वेज है उसके पास में सिर्फ टाइल सिलेक्ट करने के। इसको पूरा काउंट कर लिया तो उतने वेज उसके पास में सिर्फ टाइल्स के क्या है, सिलेक्शन करने के है। अब फिर वो 3 टाइल्स यहां पे लेके आया, ठीक है ना, माने उसने क्या कर लिया, 35 इंटू 13, ठीक है, कितने 4 5 5, माने उसके पास में 455 ग्रुप्स है 3 टाइल्स के। समझ में आ रही ना बात, 3 टाइल्स के कितने ग्रुप्स है उसके पास में 400। ये सोचने को अलग ही टास्क लग रहा है,
हम जनरली क्या सोचेंगे, 15 डिवाइडेड बाय 3, 5 ग्रुप, है ना। लेकिन यहां बात क्या हो रही है, डिफरेंट है। अगर ए नाम की टाइल्स है तो उस ए नाम के साथ में 15 अल्फाबेट है आपके पास में, 14 अल्फाबेट। अब तो ए नाम के साथ में बी अल्फाबेट है तो सी हो सकता है, फिर ए के साथ बी, सी नहीं फिर डी, ए के साथ बी, सी और डी भी नहीं, ई। माने आप ए बी के साथ में पूरे बचे हुए 13 अल्फाबेट सोच रहे हो। फिर अब ए को लिया, बी को नहीं लिया, सी को लिया। अब सी को और बी को छोड़ के बाकी के फिर से 13 अल्फाबेट सोच रहे हो। माने उतने ग्रुप्स आपके पास में तीन टाइल्स के बन रहे हैं। तो कितने ग्रुप्स बन गए, 455 ग्रुप्स बन गए। ओके, तो वो समझो उसने गोडाउन में कैलेंडर बना के रख दिया, तो उसमें 455, जैसे आज की तारीख उसने डाल दिया, सपोज टुडेज डेट इज 3, आज के डेट में डाल दिया उसने काला कॉमा नीला कॉमा पीला। ऐसे वो 455 डेज का कैलेंडर बना के रख देगा, जिसमें काले के साथ और आएंगे, पीले के साथ दूसरे आएंगे, कोई ऐसे बन गए वो कैलेंडर उसका। अब वो गोडाउन में जाएगा, आज का डेट चलो कर लिया, निकाल लिया। अब यहां आएगा, यहां काला अच्छा लगेगा कि पीला कि नीला, दिस प्लेस he have to fill in 3 different ways। ओके, तो ये 3 डिफरेंट वे से वो भरेगा। फिर बचा हुआ माने 3 फैक्टोरियल वे से। ठीक है, अब 3 फैक्टोरियल मीन 6 और वो 455, इतने दिन तक वो अपना डिस्प्ले सजा सकता है। इतने दिन तक वो क्या, इसीलिए इसे कहा जाता है नंबर ऑफ वेज। इतने दिनों तक वो उन 15 कलर की टाइल से अपना डिस्प्ले सजा सकता है। तो इसमें दिस इज सिलेक्शन 15C3 एंड दिस इज अरेंजमेंट। सिलेक्शन फिर अरेंजमेंट इज कॉल्ड परम्यूटेशन। ठीक है, इसी को कहते हैं परम्यूटेशन। क्लियर बात। अब परम्यूटेशन सिलेक्शन में तो आपको ध्यान में रखना है कि परम्यूटेशन में, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। यहां मैं कॉमा दिया हूं, गट्ठा रखा है कैसे तो भी टाइल्स का, वहां से उठा के लेके आया, अब सोच रहा है डिस्प्ले में लगाते समय। फिर डिस्प्ले में वो 3 टाइल्स उसको 6 दिन पूरेंगी। 3 टाइल्स कितने दिन पूरेगी, पहली 3 टाइल्स 6 दिन पूर सकती है। या पहले 3 टाइल आज लगाया, वो वापस लेके गया, फिर दूसरे 3 टाइल लेके आया, तो पहले जो लेके गई ना वो 6 बार आएगी। कितनी बार, 6 बार। क्योंकि काला पीला नीला हो गया, तो नीला काला पीला होने का है, बाकी है अभी वो ऑर्डर, तो उसको किसी दिन वो ऑर्डर लगाने के लिए वापस लाना पड़ेगा। तो कितने बार वापस लाएगा वो, 6 बार वापस लाएगा। तो 455 इंटू 6 डेज, इतने डेज के लिए उसका वो कैलेंडर पूरा बन जाएगा। अब यहां पे आपके पास में सपोज एक वर्ड है IIT, जानबूझ के वो मिडल आई को मैं ये तो ऐसा लिख लिया, तो ये मेरा वाला ये तेरा वाला है, ऐसा डिफरेंट नहीं कर पाएंगे ना हम, डिफरेंशिएट अब कर पाएंगे। IIT, अब इनको अरेंजमेंट के वेज, IIT के अरेंजमेंट के वेज क्या हो गया, एक तो खुद ये हो गया, दूसरा
ये हो गया, तीसरा बोलते चलो, ये हो गया, और टी आई आई, ये हो गया, चौथा टी आई आई, और कैपिटल आई टी आई, 1 2 3 4 5 6, यहाँ IIT, यहाँ IIT, यहाँ करने गया था मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बन गया मैकेनिकल IIT आए हैं ना, पीटर होल्डर, क्या मोल्डर कोर्स रहते हैं ना, फिर IIT का नशा उतर गया तो फिर वो वेल्डिंग कहीं पे यहाँ TII, ये नहीं पता मेरे को, ये हो सकता है कोई ब्रांच, ये TII, ये तुम्हारा वाला है, ये मेरा वाला है, जान लो, और ये फिर से ITI। ये 3 ऑब्जेक्ट्स को मैंने अभी बताया ना, 3 कलर्स उसने अरेंज किए, तो कितने वे से हो गए वो? 6 वे से अरेंज हो गए। तो कलर मैंने आपको यहाँ पे बता दिए, तो 6 वे से यहाँ पे अरेंज हो गया। अगर मुझे IIT ये 3 लेटर्स सिलेक्ट करने के, तो मैं पूरों को एक ही गिनूंगा, 1। क्यों? क्योंकि इसमें भी IIT है, I, इसमें भी वही है, इसमें भी हर किसी में मेरे सिलेक्शंस डिफरेंट है क्या? ये होल आई विल काउंट एज 1, पूरे को मैं 1 ही काउंट करूंगा। तो 3p3 3 फैक्टोरियल, लेकिन 3c3 1 वे। ऐसे इसको प्रॉपरली कॉन्सेप्चुअली समझो। क्लियर हो गया? कुछ नोट डाउन करने के लिए तो रखा ही नहीं बोर्ड पे मैंने, नोट डाउन आपने कर लिया होगा। अब फॉर्मूलाज भी बन गए हमारे। चलो कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं, छोटे बड़े। इफ टॉइस ऑफ P53 इज इक्वल टू Pn4 फाइंड n। फॉर्मूला को थोड़ा हमारे बस में करने के लिए, ठीक है ना, पहले कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स जरूर देखना चाहिए। छोटे न्यूमेरिकल्स में ही बहुत कुछ भरा हुआ होता है। टॉइस ऑफ P5, 3 इज इक्वल टू, वी आर गिवन P n, आई थिंक 3 है, शायद 4 है, n, 4 फाइंड n। यहां ये क्या है? 5p3 है। इसको सिर्फ नोटेशन अलग तरीके से किया गया है। क्या है ये? 5p3। ध्यान रहे NPR में, लिसन वन थिंग, NPR में ये जो R जो है ये 0 से लेके n तक हो सकता है। कहां से कहां तक हो सकता है? 0 से लेके n तक। 0 इज लेस देन और इज इक्वल टू R इज लेस देन और इज इक्वल टू n। लेकिन ये R n से बड़ा नहीं हो सकता है। गिवन ऑब्जेक्ट आपके पास में 5 है और आपको बोला 6 सिलेक्ट करो, या 6 को अरेंज करो, या 6 को परम्यूट करो, तो पॉसिबल ही नहीं है कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। इसीलिए R हमेशा क्या रहेगा? n के इक्वल या n के लेस, 0 के इक्वल या 0 से बड़ा, बिटवीन द क्लोज इंटरवल 0 to n। अब यहाँ पे n हमें फाइंड आउट करने का है, तो ये हमें गिवन है, तो दिस कैन बी रिटन एज 2 into 5p3 is equals to np4, then 2 into 5 factorial divided by 3 factorial, 5 minus 2, सॉरी 5 minus 3 करना था, 2 factorial, ओके। यहाँ पे n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 4 फैक्टोरियल, हाँ। देन यहाँ पे 2 फैक्टोरियल और 2 का आंसर सेम ही होता है,
2 फैक्टोरियल मीन्स 2 इंटू 1 माने 2 ही होगा, ये दोनों कैंसल, बचा क्या 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3, बराबर है। बाद में आएगा n माइनस 4, तो वो तो क्या हो गया कैंसल हो गया। अब 5 फैक्टोरियल मीन्स 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू एन माइनस 3, 1 2 3 4, 1 खुद से लिख दो या यहां का मिटा दो, ठीक है ना। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n देन, वैल्यू ऑफ n इज 5। समझ में आया, दोनों तरफ आप इक्वेट करोगे तो क्लियरली दिख रहा है कि n का वैल्यू क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए। यहाँ 5 है तो यहाँ n है, यहाँ 4 है तो यहाँ n माइनस 1 है, ठीक है, माने 5 माइनस 1 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप जजमेंट से ही n का वैल्यू 5 यहाँ कैलकुलेट कर सकते हो। 20 if p of n 4 is equals to 20 into p of n comma 2, find n. So this can be expressed as np4 20 into np2, okay, np4 n factorial n minus 4 factorial is equals to 20 into n factorial n minus 2 factorial, n factorial cancelled, okay। अब 1 अपॉन, बड़ा कौन है, ये बड़ा है और ये छोटा है, तो n माइनस 4 फैक्टोरियल ये हो गया 20 डिवाइडेड बाय n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4, n माइनस 4 लिख लेता हूँ क्योंकि इधर लिखा हूँ मैं, ये दोनों कैंसर, 1 बचा, ये इधर चले आएगा तो n माइनस 2 इंटू n माइनस 3। अब 20 को कैसे लिखूँ, 5 इंटू 4 ऐसे अगर लिखा, बराबर है, तो फिर ये बन गया 7 माइनस 2 और ये बन गया 7 माइनस 3। तो वैल्यू ऑफ n मस्ट कम इक्वल्स टू 7, दिस विल इम्प्लाई n इज इक्वल्स टू 7। या आप क्वाड्रेटिक में मत फंसो, जिन क्वेश्चन में जरूरत होगी उसी में जाएंगे हम क्वाड्रेटिक में, जो ऐसे इजीली जज होते हैं वैसे ही करो। नेक्स्ट वन इज इफ 10pr इज इक्वल्स टू 5050, फाइंड द वैल्यू ऑफ r। तो एज वी आर गिवन 10pr इज इक्वल्स टू 5050, यहां 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 5050। सब कुछ डिपेंड करता है इस 5050 को मैं कैसे एक्सप्रेस करता हूं, क्लियर नो, क्योंकि r जो है मेरा फैक्टोरियल के अंदर है। तो 5050 में सपोज मैं इसको 10 इंटू 505 लिख लूँ तो नेक्स्ट नंबर 9 आना चाहिए, माने मेरी नीड है 9 आने को ना करके, तो वो है क्या चेक कर लेते हैं। तो 505 को 9 से अगर डिवाइड करते हैं तो 9 9 जा, है ना, सॉरी 9 9 जा नहीं, क्या 9 5 जा 45, फिर 55 बन रहा है, 5050 ही गिवन है, 5040 इज गिवन, ओके सॉरी मैं गलती से क्वेश्चन में 5050 लिख दिया। हाँ 10 लिया तो 504, 9 हो रहा है एडजस्ट, नहीं हो रहा है ना एडजस्ट, 5049 हो रहा है, 9 क्या नंबर आ रहा है, 9 इंटू 56, हाँ आ सकता है, देन हो गया 8 इंटू 7। तो चलो ये नंबर ही एक्सप्रेस करना सबसे बड़ी
यहाँ पे बात है, बाकी सब अब सिंपल है। तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, देन 10 फैक्टोरियल। अब देखो यहां मैं क्या करूंगा, इसमें 10 फैक्टोरियल छुपा हुआ दिख रहा है, लेकिन कब मिलेगा, जब आप इसे ऐसा लिखोगे तब मिलेगा, तब ये 1 तक जाएगा। तो नीचे भी क्या लिखना पड़ेगा, 6 फैक्टोरियल। तो अब 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल। ठीक है ना, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल। अब 10 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल कैंसल, इन्वर्टेंडो करेंगे और इक्वल्ट करेंगे, तो क्या आएगा, 10 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल, देन 10 माइनस आर इज इक्वल टू 6। समझ में आया? देन 10 माइनस 6 इज इक्वल टू आर, देन वैल्यू ऑफ आर इज क्लियर। वैल्यू ऑफ आर इज 3 दिख रहा है। हियर रिमेंबर वन थिंग, यहां मैंने फैक्टोरियल फैक्टोरियल कैंसल किया, ठीक है ना, जैसे आप बेसिकली अलजेब्रा समझते हो। तो फिर 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल फैक्टोरियल कैंसल कर देने को होना है, 10 बाय 6 ऐसे कुछ होना चाहिए, करेक्ट नो। ऐसा ये इसलिए हो रहा है यहां पे, यहां 10 माइनस आर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल 1 है। क्या है ये, 6 फैक्टोरियल डिवीजन में जब जाएगा तब आंसर क्या है, 1 है। देन यू कैन डू दिस, ओके, तब ये सब चीजें आप कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। इज if p of n minus 1 comma 3 is to p of n comma 4, this ratio is given 1:9, we are asked to find out n. Actually we are given n minus 1 p3 divided by n p4 is equals to 1 divided by 9, that is 9 into, इसको थोड़ा अगर मैं ऐसे एक्सप्रेस कर लूँ तो इज इक्वल्स टू NP4, ऐसे कुछ हमें गिवन है। तो 9 ये n माइनस 1 फैक्टोरियल बनेगा और ये बनेगा n माइनस 1 माइनस 3 माने माइनस 4 फैक्टोरियल, यहाँ इनटू चाहिए था, ये बनेगा n फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल, ये दोनों कैंसल्ड। अब 9 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल। अब जरूरत मत करना n फैक्टोरियल काटने की, ओके। 9 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, ये दोनों कैंसल हो गए, तो 9 इज इक्वल्स टू n, हेंस n वैल्यू ऑफ n इज 9। क्लियर? If NP5 plus 5 into NP4 is equals to 10PR, then we are asked value of R. Now 9P5 can be written as 9 factorial divided by 4 factorial plus 5 into this can be written as 9 factorial divided by 5 factorial, 9 minus 4, or this can be written as 10 factorial divided by 10 minus R फैक्टोरियल। ठीक है, क्या कर सकते हैं, 9 फैक्टोरियल एक तो कॉमन निकाल सकते हैं हम, ठीक है, या फिर इनको पहले रिड्यूस कर सकते हैं। तो 9 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, ये वे हमें पुराने वाला नहीं है, ओके। एक वे और है,
दोनों तरफ हम किससे मल्टीप्लाइड कर सकते हैं, 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाइड भी कर सकते हैं। 4 फैक्टोरियल, यहाँ पे 5 फैक्टोरियल दिख रहा है, तो 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाइड भी कर सकते हैं, या दोनों तरफ 10 फैक्टोरियल से डिवाइड भी कर सकते हैं। तो जो सबसे बेस्ट तरीका रहेगा वो हमें यहाँ ऑब्टेन करना है। तो 9 फैक्टोरियल रेड्यूस होते हुए दिख रहा है, 1/4 फैक्टोरियल प्लस 5 ये भी हो रहा है 5/5 फैक्टोरियल, और ये भी हो रहा है 10 इंटू 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 माइनस आर फैक्टोरियल। इससे भी कोई अच्छा तरीका हो सकता है। ओके, 9 फैक्टोरियल कैंसल, यहाँ पे 5 इंटू 5 फैक्टोरियल बनेगा, तो 1/4 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल, सॉरी 5 इंटू 4 फैक्टोरियल बनेगा, और इज इक्वल टू यहाँ 10 डिवाइडेड बाय 10 माइनस आर फैक्टोरियल। ओके, दैट इज 2 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, 10 डिवाइडेड बाय 10 माइनस आर फैक्टोरियल, 2 5 जा 10। ठीक है, देन यहाँ इधर ले लेता हूं मैं थोड़ा, 1/4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 10 माइनस आर फैक्टोरियल। आप क्या करोगे, अब सिंप्लीफाई करने से दूसरा कोई पर्याय नहीं है, तो यहाँ पे 10 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। यहाँ ध्यान रहे, इन फैक्टोरियल नोटेशन को बड़े प्रेम से आपको हैंडल करना है, ठीक है, नहीं तो फंस जाते हैं क्वेश्चन। इससे भी और इजी वे हो सकता है, आप अलग अलग ट्राई जरूर करो, थोड़ा लॉन्ग कट गया तो भी चलेगा, आपको अलजेब्रिक हैंड इसमें बनाना है, क्योंकि इसके क्वेश्चंस में यही आने वाला है। अब मैं फैक्टोरियल कैंसिल कर सकता हूं, ठीक है ना, तो r 10 माइनस आर इज इक्वल टू 5, देन हियर वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू 5 लिख लो।